हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, उस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर एक तो चाहिए ग्रीन प्लांट, है ना, ग्रीन प्लांट। उसके अलावा एक चाहिए लाइट, ये फैक्टर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड फैक्टर था और वाटर फैक्टर था। इन चार चीजों के साथ में रिएक्शन चलेगी और इस रिएक्शन में अल्टीमेटली C6H12O6 बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी बाई प्रोडक्ट, जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। तो इसमें हमने कहां तक बात करी थी मैं आपको बताऊं। जैसे कि हमने बात कर ली थी, वाटर कहां से आता है, रेनफॉल से। कार्बन डाइऑक्साइड दो टाइप की है, मेटाबॉलिक कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। और लाइट जो है उसके बारे में बात करी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ऐसे करके। अब बात करनी है हमको ग्रीन प्लांट के बारे में। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, अब हम डिस्कस करते हैं ग्रीन प्लांट। तो बेसिकली हम जब ग्रीन प्लांट की बात करते हैं, एक प्लांट है, उसकी बॉडी के अंदर जो ग्रीन टिश्यूज हैं वहां पर रिएक्शन चलती है। तो ग्रीन टिश्यू में रिएक्शन चलेगी कैसे, क्या करना है देखिए। एक प्लांट लिया हमने और इस प्लांट में हमने ये देखा कि इस प्लांट की बॉडी की सारी सेल्स हैं वो ग्रीन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लांट की बॉडी में सब जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं चलती। हमें पहुंचना है वहां तक कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कहां स्टार्ट हो रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्लांट से ये जो ग्रीन लीफ है इसको सेपरेट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इस प्लांट की लीफ को तोड़ लिया। ठीक, अब इस लीफ को तोड़ा तो हमको एक बात और पता चली कि ये जो ग्रीन लीफ है, इस ग्रीन लीफ में भी सारी सेल्स ग्रीन नहीं है। मतलब कि फोटोसिंथेसिस इस लीफ की सारी सेल्स में नहीं चल रही है। तो हम क्या करें, हम इस लीफ से कोई एक ग्रीन सेल निकालते हैं। लेट्स सपोज कि यहां पर एक ग्रीन सेल है। जब हम इसका इंटरनली डिसेक्शन करेंगे तो टीएस कट करेंगे तो इसमें पहली सेट टिश्यू स्पॉन्जी टिश्यू होगा। और जिन्होंने बॉटनी पढ़ रखी है उनको समझ में आ रही होगी मेरी बात। बट ऐसे मान लो कि ग्रीन सेल में, ग्रीन लीफ में से ग्रीन सेल निकालनी है। जब हमने ग्रीन सेल निकाली तो हमको यह समझ में आया कि ये ग्रीन सेल है। इस ग्रीन सेल में हमें एक ऑर्गेनेल ढूंढना है और वो ऑर्गेनेल जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये रहा वो ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट। बाकी सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, ईआर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। एक बार हमको किसी से कुछ मतलब नहीं है, हमने एक ग्रीन सेल निकाली, ये ग्रीन सेल सेपरेट करी। ग्रीन सेल की ये है सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। यहां पे इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और उसके बाद ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ये लिख देता हूं मैं सी फॉर क्लोरोप्लास्ट। अब मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बताता हूं। क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दिख भी रही होगी आपको, है ना। बाहर वाली मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो है इनर मेम्ब्रेन। ये चीज भी ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। अब एक खास चीज बताता हूं आपको। होता क्या है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये कौन से प्रोटीन है, पोरिन प्रोटीन। ये है पोरिन प्रोटीन्स। पोरिन प्रोटीन्स बीटा शीट के बने हुए ट्रांसपोर्टर्स होते हैं और इनकी खास बात यह है कि इन ट्रांसपोर्टर्स से इनसे छोटे साइज के आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स आ जा सकते हैं। हमको एक खास चीज पे ध्यान रखना है, क्या कि साइटोप्लाज्म में जो प्रोटॉन्स होते हैं
ये साइटोप्लाज्म के प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स इजीली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां पे जा पाएंगे। यानी प्रोटॉन्स जो हैं वो इजीली इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं। मतलब प्रोटॉन के लिए ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। मतलब प्रोटॉन्स के लिए आउटर मेम्ब्रेन बैरियर नहीं है। इसका मतलब जितनी प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल में है उतनी कॉन्सेंट्रेशन है वो यहां पर भी है। इसका मतलब यह हुआ कि साइटोसोल की पीएच यदि 7.2 होगी तो यहां की पीएच भी 7.2 होगी। यह एक सवाल सीएसआईआर में पुराना आया था। आपको यह पूछा था कि ऐसी कौन सी जगह है जिसकी पीएच साइटोप्लाज्म या साइटोसोल की पीएच के साथ में मैच करती है। तो आपको आंसर देना था इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पर भी सेम चीज अप्लाई होगी और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी सेम चीज अप्लाई होती है। ये हुआ हमारे पास में एक बार के लिए क्लोरोप्लास्ट के लिए। तो ये जो है ना आप नोट डाल के लिख लीजिए जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि इस पे एक सवाल आ चुका है, हो सकता है किसी पीएससी एग्जाम में वापस सवाल आ जाए। लिखिए एक पॉइंट लिखो, पोरीन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन outer membrane of chloroplast and mitochondria. Porine proteins are present on outer membrane of chloroplast and mitochondria. Next point, due to this protons can cross outer membrane easily. Due to this protons can cross outer membrane easily. Next point, that's why the pH of cytosol and intermembrane space are same. The pH of cytosol and intermembrane space are same. दोनों की pH कैसी होगी? दोनों की pH same to same होगी। ये बात कहां कहां अप्लाई करनी है अपने को? ये बात हमको अप्लाई करनी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर। तो हमने एक ग्रीन प्लांट लिया, उस ग्रीन प्लांट से एक ग्रीन लीफ ली और उस ग्रीन लीफ से हमने एक ग्रीन सेल ले ली। अब ये जो सेल है, इस सेल के अंदर कुछ आपको टर्म्स हैं वो समझने हैं, ताकि हम आगे जब साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, प्रोटोप्लाज्म ऐसे टर्म्स की बात करें तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। देखो, एक प्लांट सेल लेते हैं, ये है हमारे पास एक प्लांट सेल, नाम लिखना है खाली, डायग्राम्स नहीं बनाएंगे। प्लांट सेल, यदि हम इस प्लांट सेल की सेल वॉल को हटा दें, सेल वॉल हटा दी, तो पीछे मेम्ब्रेन के साथ सेल बचती है, इसका नाम होता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। तो जब प्रोटोप्लास्ट बोला जाए तो आपको क्या समझना है? सेल वॉल लेस सेल है वो प्रोटोप्लास्ट है। फिर यदि प्रोटोप्लास्ट से सेल मेम्ब्रेन हटा दे, हमने यहां से सेल मेम्ब्रेन हटा दी, सेल मेम्ब्रेन, तो बिना सेल मेम्ब्रेन के जो चीज बची उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये हो गया हमारे पास में। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म में से हम अगर न्यूक्लियस को हटा दें, न्यूक्लियस, तो पीछे जो स्ट्रक्चर बचती है बिना न्यूक्लियस के, यानी वाटर और सारे ऑर्गेनेल्स, उनको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म में से यदि हम ऑल ऑर्गेनेल्स हटा दें, ऑल ऑर्गेनेल्स, तो पीछे बचेगा ओनली लिक्विड, एंड दैट लिक्विड इज नोन एज साइटोसोल। साइटोसोल, ठीक है। तो ये आपके पास में एक फ्लो चार्ट होना चाहिए ताकि आप कुछ चीजें समझ पाए। सेल वॉल
में से सेल वॉल प्लांट सेल में से सेल वॉल हटाया तो बचा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट में से सेल मेम्ब्रेन हटाया तो बचा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस हटाया तो बचा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में से सारे ऑर्गेनेल्स हटाए तो बचा साइटोसोल। अब ये जो साइटोसोल है वो होता है ओनली लिक्विड, यानी कि सेल का सैप, सेल सैप लिक्विड प्लस जो भी उसके अंदर प्रोटीन अमीनो एसिड वगैरह सब कुछ है वो। ऑल ऑर्गेनेल्स को हम अपनी सुविधा के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और मेम्ब्रेन लेस, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन। तो भाई ये जो चीजें हैं हमारे पास में, ये अब आगे इसको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में आप ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम ये सब लिख सकते हो, वैक्यूल लिख सकते हो। डबल मेम्ब्रेन के अंदर आप क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ये लिख सकते हो, और विदाउट मेम्ब्रेन में राइबोसोम, सेंट्रोसोम, एनिमल सेल के अंदर ऐसा आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं कि एक रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट में चल रही है, तो क्लोरोप्लास्ट किसका हिस्सा है? क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। यदि मैं ये रिएक्शन मैं कहूं कि फोटोसिंथेसिस साइटोप्लाज्म में चलती है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, तो ये बात गलत नहीं होगी। गलत क्यों नहीं होगी? क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही तो क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में रिएक्शन हो रही है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में चलती है तो वो ज्यादा सही है। अगर मैं कहूं ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलती है तो सही तो वो भी है, बट ज्यादा सही क्या है कि साइटोसोल में चलती है। ये हमारे पास में एक फ्लो चार्ट है। खैर वापस आते हैं हम अपने काम की चीज पर। हमने एक ग्रीन प्लांट से, ग्रीन लीफ से ग्रीन सेल ली। ग्रीन सेल के अंदर से हमको निकालना है क्लोरोप्लास्ट। अब थोड़ा क्लोरोप्लास्ट के बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट एक जेन्युइन सा सवाल है कि क्लोरोप्लास्ट है वो सेल में आया कैसे? तो इसके पीछे आंसर है ड्यू टू एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस। अब एंडोसिम्बायोसिस क्या होती है? एंडोसिम्बायोसिस हम पढ़ेंगे अभी कि जब कोई एक सेल दूसरी सेल के अंदर रहना चालू कर दे और इससे दोनों को फायदा हो तो उसे कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के दोनों एंडोसिम्बायोसिस से आए, और उसमें से भी माइटोकॉन्ड्रिया पहले आया, तो आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऐसा क्यों? कैसे बोल सकते हो आप कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आया? यदि माइटोकॉन्ड्रिया पहले आता है, सबसे पहले एंसेस्टर के अंदर किसी में आया, तो उस एंसेस्टर से जितने भी डिसेंडेंट बने सब में माइटोकॉन्ड्रिया जाना चाहिए ना। और देखो सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन सबके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है। इसका मतलब यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया आया और माइटोकॉन्ड्रिया आकर के सारे डिसेंडेंट्स में चला गया, सबके अंदर जितने भी है सब में चला गया। उसके बाद में प्लांट वाला कोई ग्रुप रहा होगा जहां क्लोरोप्लास्ट आया, तो क्लोरोप्लास्ट है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में है, एनिमल्स में तो नहीं है, बर्ड्स में तो नहीं है, मतलब बाकियों में तो नहीं है ये। तो क्लोरोप्लास्ट है वो बाद में आया होगा, जो पहले आएगा वो सब में मिलेगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पहले आया। अब ये कैसे आता है, किस तरीके से काम करता है, वो सब हम बातें करेंगे। लिखिए, कुछ बातें लिखाता हूं मैं। लिखो, क्लोरोप्लास्ट came by a process of endosymbiosis. Chloroplast came by a process of endosymbiosis after mitochondria. Next point. It is a type of organelle known as plastid. It is a type of organelle known as
प्लास्टिड। एक साइंटिस्ट है, उसके बारे में लिखते हैं अपन। इनका नाम है कॉनस्टेंटिन मेरेस्कोस्की 1905। इन्होंने सबसे पहले ऐसे आइडिया लगाया था कि भी हो ना हो क्लोरोप्लास्ट वो एंडोसिम्बायोसिस से आया है। तो ये नाम लिख लीजिए, कॉनस्टेंटिन मेरेस्कोस्की suggested that chloroplast have endosymbiotic origin। chloroplast have endosymbiotic origin। तो क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन एंडोसिम्बायोटिक की इन्होंने ये सजेस्ट किया। फिर उसके बाद ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक टाइप का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी तो है ही है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। लिखिए, क्लोरोप्लास्ट क्लोजली रिजेंबल विथ साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोप्लास्ट क्लोजली रिजेंबल विथ साइनोबैक्टीरिया which is gram negative, they have two cell membrane and a peptidoglycan wall। इनके पास में दो तो होती है सेल मेम्ब्रेन और एक पेप्टिडोग्लाइकेन वॉल होती है। ये हो गए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हमने ये कहा कि भी एंडोसिम्बायोसिस से ये क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर आया, तो एक बार एंडोसिम्बायोसिस की प्रोसेस समझ ले। एंडोसिम्बायोसिस क्या होती है, देखते हैं कैसे। एंडोसिम्बायोसिस बेसिकली दो टाइप की होती है, ऐसे तो तीन टाइप की होती है बट हम दो डिस्कस करेंगे। एक को कहते हैं प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस, प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस। प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस किसे कहते हैं? इसका मतलब यह है कि जब कोई एक सेल दूसरी सेल को पहली बार इनगल्फ करती है तो उसे प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं। कैसे, देखिए, एक यूकैरियोटिक सेल थी और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसका खुद का न्यूक्लियस था, एन का मतलब न्यूक्लियस, और इस सेल के पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया भी था। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस सेल के बाहर एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है साइनोबैक्टीरिया, और इस साइनोबैक्टीरिया के पास में खुद का डीएनए है। ये रहा उसका कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये सेल है यूकैरियोटिक सेल और ये सेल है प्रोकैरियोटिक सेल। अब क्या हुआ, अब इस यूकैरियोटिक सेल ने प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ किया। इस प्रोकैरियोटिक सेल को इस तरीके से इनगल्फ किया, ऐसे अपने अंदर खाने की कोशिश करी इसको, ये ऐसे इनगल्फ कर लिया। और हमारे पास जो पहले वाली सेल है उसका खुद का न्यूक्लियस और खुद का माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर हुआ यूं कि ये सेल कंप्लीटली प्रोकैरियोट वाली सेल कंप्लीटली यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गई। ये रहा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस और ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां प्रेजेंट है ये प्रोकैरियोटिक सेल, और ये प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए न्यूक्लियस ये इधर से ऐसे ये रहा। ठीक है, सेल अंदर आ चुकी है। अब जैसे ये सेल अंदर आई तो हमें यहां पर दो मेम्ब्रेन दिख रही है। ये जो क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन है,
ये दोनों मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस सेल में आने के बाद कहा यह जाता है कि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ नहीं कर पाई, डाइजेस्ट नहीं कर पाई, प्रोकैरियोटिक सेल को डाइजेस्ट नहीं कर पाई, इसलिए क्लोरोप्लास्ट आज ऐसा का ऐसा जो है वो रह गया। अब ये वाला जो टाइप का प्रोसेस है वो आपको दिखाई पड़ता है ग्रीन एल्गी के अंदर। ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो ऐसे ही डेवलप हुआ। ग्रीन एल्गी के साथ साथ रेड एल्गी, इनके अंदर भी सेम प्रोसीजर है। इसके साथ साथ ग्लाउकोफाइट्स ऑर्गेनिजम्स हैं एल्गी क्लास के ही, उनके अंदर भी, और लैंड प्लांट्स हैं इनके अंदर भी। आपसे एक सवाल यह पूछ सकता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस हुआ। तो ये जो प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस वाली घटना है ये इन चार के अंदर पाई जाती है। होता क्या है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। एक यूकैरियोटिक सेल ने प्रोकैरियोटिक सेल को अपने अंदर लिया और गलती से उसे डाइजेस्ट करना भूल गई होगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाई होगी, ये बच गया तो ये जिंदा रह गया, और जिंदा रह गया तो ये क्लोरोप्लास्ट बन गया, मतलब गलती से बन गया। ये हो गई इतनी बात। अब मैं आपको इसकी थ्योरी लिखा देता हूं, लिखिए आप, लिखो। When eukaryotic cell engulfs another living prokaryotic cell, when eukaryotic cell engulfs another living prokaryotic cell, it is known as primary endosymbiosis. आगे लिखिए कि somewhere between 1 to 2 billion years ago, somewhere between 1 to 2 billion years ago, a free living blue-green algae entered the eukaryotic cell as food और इंटरनल पैरासाइट। या तो ये फूड के पर्पज से आया होगा, इस सेल ने खा लिया इसको, या ये इंटरनल पैरासाइट के पर्पज से आया, एज फूड और इंटरनल पैरासाइट। एंड anyhow it escaped from phagocytosis and became an organelle। तो ये तो हो गई हमारे पास प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस की बात। अब बात करते हैं सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस, इसमें क्या हुआ देखो, खतरनाक चीज है ये। एक यूकैरियोटिक सेल ने दूसरी यूकैरियोटिक सेल जिसने किसी और को इनगल्फ किया था को इनगल्फ कर लिया। मतलब ये वाली जो सेल है ना, अभी इस सेल को कोई दूसरी सेल खा जाएगी, सोचो आप। तो अब हमारे पास में एक और जो चीज देखने को मिलती है इंटरेस्टिंग सी, वो देखते हैं अपन। एक बड़ी यूकैरियोटिक सेल है, ठीक, कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है। इस यूकैरियोटिक सेल का खुद का न्यूक्लियस, इसके खुद के माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ, ठीक, इसके खुद के माइटोकॉन्ड्रिया। और इस सेल के अंदर ये वाली सेल चली गई। अब वापस वही डायग्राम बनाऊंगा, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं सीधा बना देता हूं। इस सेल के अंदर वो एक जो और सेल थी वो चली गई, यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल चली गई। इसको लाते हैं इसके अंदर। ये हो गया अपना टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल।
और इसके अंदर है ये प्रोकैरियोट का डीएनए, और ये डीएनए है न्यूक्लियस का डीएनए, खुद का मतलब इस पहली वाली सेल का। अब देखा जाए तो हमारे पास जो सेल है, अच्छा इस सेल के चारों तरफ यूकैरियोटिक सेल ने अपनी मेम्ब्रेन और बना दी, अपनी मेम्ब्रेन है वो भी इसके चारों तरफ ऐसे लपेट के भेज दी है, ये ऐसा सा। ठीक इनगल्फमेंट होता है ना, तो ऐसे ही होता है, जैसे ये वाली सेल है इसने ऐसे इनगल्फ किया और यहां से, तो फिर जब यहां से कट लगेगा तो ये जो रेड कलर वाली मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक ब्लैक कलर वाली मेम्ब्रेन रह जाएगी, यानी ये मेम्ब्रेन इसके बाहर रह जाएगी। इसी तरीके से यहां पे हुआ होगा। अब क्या हुआ कि जो ये वाली सेल है, अंदर वाली सेल जो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, मैं इसको बोल देता हूं फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, ये सेकंड यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस एनी हाउ डैमेज हो गया, और डैमेज हो गया तो फिर पीछे क्या बचा, पीछे बचा केवल ये वाला पार्ट। तो अब ये पूरा पार्ट बन गया क्लोरोप्लास्ट। मजे की बात ये है कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, तीन मेम्ब्रेन और चार मेम्ब्रेन, चार मेम्ब्रेन है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। थर्ड एंड फोर्थ है वो तो है प्रोकैरियोटिक, ये तो है प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन। सेकंड जो है वो है फर्स्ट यूकैरियोट की मेम्ब्रेन, फर्स्ट यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, और जो फर्स्ट वाली है वो है सेकंड यूकैरियोट की मेम्ब्रेन। कलर के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। मतलब एक यूकैरियोटिक सेल दूसरी यूकैरियोटिक सेल के अंदर चली गई, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस। और ये किस में देखने को मिलती है, सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस देखने को मिलती है ग्रीन एंड रेड एल्गी के अंदर। कुछ ग्रीन एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी, और कुछ है रेड एल्गी। इनके क्लोरोप्लास्ट सोचो चार मेम्ब्रेन वाले हैं, बड़ी बात है ना, इनके क्लोरोप्लास्ट में चार मेम्ब्रेन मिलती है अपने को। अब इसमें लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिए। व्हेन ए लिविंग सेल, व्हेन ए लिविंग सेल इनगल्फ अनदर यूकैरियोटिक लिविंग सेल, उसमें यूकैरियोटिक लगा लेना भाई। व्हेन ए लिविंग यूकैरियोटिक सेल, व्हेन ए लिविंग यूकैरियोटिक सेल engulf another eukaryotic cell, another eukaryotic cell, it is known as secondary endosymbiosis, and the chloroplast is known as secondary chloroplast. तो इस क्लोरोप्लास्ट को भी चलो सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट बोल दिया, और ये सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट इनमें देखने को मिलता है। ये तो बात हो गई भाई कि कहां क्या क्लोरोप्लास्ट का सीन है। बस अब अपन क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं थोड़ी, बहुत टाइम से अभी अपन घूम रहे हैं इधर उधर, अब आते हैं काम के पॉइंट पे। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद हम बनाएंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है, इसको भी सही तरीके से बना लेते हैं, ये इतनी सही है। क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन और ये सपोज क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का एक कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए है, और वो कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए ये रहा, प्रोकैरियोटिक डीएनए है तो कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। अब इस डीएनए के ऊपर डिफरेंट टाइप के जीन्स प्रेजेंट है। अभी एक जीन का प्रोटीन काम आएगा तो मैं आपको वो बता देता हूं। ये डीएनए है कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डीएनए के ऊपर वैसे तो बहुत सारे जीन है, एक जीन की बात करते हैं, उस जीन का नाम है वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन इन प्लास्टिड 1, प्लास्टिड 1।
इसे शॉर्ट में कहते हैं VIPP1। VIPP1 वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन इन प्लास्टिड 1, ये इसका नाम है। अब ये नाम है तो कुछ काम करेगा। वेसिकल इंड्यूसिंग, देखो ये वेसिकल बना रहा है। वेसिकल कैसे बनाएगा अब समझाता हूं आपको। ये प्रोटीन बनने के बाद, ये जीन है अभी तो, है ना, इस जीन से mRNA बनेगा पहले तो, ये VIPP1 का mRNA। फिर VIPP1 का जो mRNA है, ये mRNA बन जाएगा ट्रांसलेशन से प्रोटीन। ये मान लो VIPP1 प्रोटीन बन गया, और इसके ऊपर 70S राइबोसोम्स ने काम किया। तो इस सेल के पास, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट के पास अपने खुद के 70S राइबोसोम्स भी हैं। ये 70S राइबोसोम्स, इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया VIPP1 प्रोटीन। ये है VIPP1 प्रोटीन, बन गया भाई प्रोटीन, ठीक है, VIPP1 प्रोटीन बन गया। नाउ ये प्रोटीन क्या करता है, इनर मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ इनफोल्ड करता है, ऐसे, इस तरीके से, और अंदर की तरफ इनफोल्ड करके यहां लगा देता है कट, ऐसे काट देता है। ये कौन काटा, VIPP1 प्रोटीन ने कट लगाया। जब ये इस तरीके से कट लगते हैं तो कट लगने की वजह से ये मेम्ब्रेन का एक हिस्सा टूटकर ऐसे अलग हो जाता है, और वापस वेसिकल बन जाती है। वो बननी तो जरूरी है, देखो वेसिकल तो बनानी है। ये एक मेम्ब्रेन का हिस्सा टूट के अलग हो गया, इसी हिस्से का नाम है थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड बन गया। तो थाइलेकोइड कैसे बनते हैं वो समझ में आया आपको। एक मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन ऐसे मुड़ेगी और यहां से कट लगेगा, तो ये ऐसे सेपरेट तो रह नहीं पाएगी, यहां से मुड़ जाएगी, तो ये बन गया थाइलेकोइड। अब जैसे जैसे थाइलेकोइड्स बनते जाते हैं, ये थाइलेकोइड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाते हैं ऐसे। ये एक थाइलेकोइड, ये दूसरा थाइलेकोइड, ये तीसरा, ऐसे थाइलेकोइड जुड़ जाते हैं। कुछ थाइलेकोइड्स क्या साइज में बड़े होते हैं, इतने लंबे थाइलेकोइड्स हैं। अब जो कट लग रहा है वो कट कोई नाप के तो लग नहीं रहा कि भाई इतनी ही दूर का कट लगाना है ना, वो तो कट लगेगा, वो तो कहीं से भी लग जाएगा। तो अलग अलग साइज के थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड इतना लंबा थाइलेकोइड है कि यहां पर ये दो तरीके से, दो साइड से जुड़ रहा है। नाउ हमारे पास लगभग लगभग काम की सारी चीजें बन गई है। अब समझते हैं आगे। ये जो डिफरेंट थाइलेकोइड्स एक दूसरे के ऊपर अटैच हो रखे हैं, इनको कहते हैं ग्रेना। यह है एक ग्रेनम, प्लूरल ग्रेना हो जाएगा और सिंगुलर ग्रेनम। और ये थाइलेकोइड बेसिकली है क्या, इनर मेम्ब्रेन ही तो है ना। थाइलेकोइड इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन है। अब ये ग्रेनम के अंदर प्रेजेंट है, इन्हीं का नाम है ग्रेनम लैमिली। इसको कहते हैं ग्रेनम लैमिली, ग्रेनम लैमिली बोल दिया इसको, ठीक। ग्रेनम के अंदर जो थाइलेकोइड है वो एक दूसरे में से फंसे हुए ना, जैसे ये थाइलेकोइड्स एक दूसरे में ऐसे फंसे हुए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्टाक्ड थाइलेकोइड, फंसे हुए, स्टाक्ड थाइलेकोइड। तो चलो भाई स्टाक्ड थाइलेकोइड हो गया। फिर हमारे पास ये जो थाइलेकोइड्स और बेसिकली यहां पर पूरा क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड पार्ट है, दिस लिक्विड पार्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। ये लिक्विड पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं स्ट्रोमा, लिक्विड पार्ट, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। बेसिकली स्ट्रोमा क्या है, यह है साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। जो वो प्रोकैरियोट था ना, उसका साइटोप्लाज्म ही तो है ये लिक्विड पार्ट। अब इस साइटोप्लाज्म में आप एक बार ध्यान दो, इस डायग्राम पे मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, इस बड़े वाले थाइलेकोइड का ये वाला पार्ट जो मैंने अभी इस तरीके से हाईलाइट किया है, थोड़ा सा दिख जाए आपको, ये हाईलाइटेड पार्ट, हाँ ये अब ठीक है, हाईलाइट किया है। ये पार्ट के ना तो नीचे कोई थाइलेकोइड है, ना इसके ऊपर कोई थाइलेकोइड है ना,
यानी ये बीच में है, इसके ऊपर भी कोई थाइलेकोइड नहीं है, नीचे भी कोई थाइलेकोइड नहीं है, इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्ट्रोमा है, इसलिए थाइलेकोइड के इस पार्ट को कहते हैं स्ट्रोमल लेमिली। स्ट्रोमल लेमिली, ये स्ट्रोमल लेमिली है, यानी इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्ट्रोमा है, सो इट इज नोन एज स्ट्रोमल लेमिली। ऐसा भी हो सकता है कि कोई थाइलेकोइड ऐसा हो जो दूसरे थाइलेकोइड के साथ अरेंज ही नहीं हुआ, अकेला ऐसे ही घूम रहा है, इसके भी ऊपर नीचे कोई थाइलेकोइड नहीं है, ये भी स्ट्रोमा में घूम रहा है, इसको भी स्ट्रोमल लेमिली बोल देंगे। तो ग्रेना और स्ट्रोमल लेमिली और स्टार्क्ड थाइलेकोइड क्या होते हैं, समझ में आया आपको? ऐसा थाइलेकोइड जिसके ऊपर नीचे कुछ दूसरे थाइलेकोइड ना हो, उन्हें कहते हैं स्ट्रोमल लेमिली या स्ट्रोमल थाइलेकोइड बोल दो। इसको बोल दो अनस्टार्क्ड थाइलेकोइड। ये अनस्टार्क्ड थाइलेकोइड है। चलो ये हो गया अपने पास में, ठीक। अब और बाकी इसमें कुछ दिखाने की अभी जरूरत नहीं है, जैसे यहां अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ये है आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये है इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको बोल दो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल देंगे। और तो क्या बचा, कुछ नहीं, बस हो गया ये अपने पास। तो एक तो आप ये क्लोरोप्लास्ट की ये वाली स्ट्रक्चर जरूर याद रखें, कोवेलेंटली क्लोज्ड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो है उसके ऊपर बहुत सारे जीन हैं, उन्हीं जीन में से हमें एक जीन की सख्त आवश्यकता है, दैट इज VIPP1। इस जीन का जो प्रोटीन होगा दैट इज ऑल्सो नोन एज VIPP1 प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मोड़ के कट लगाता है, मोड़कर कट लगाएगा तो वो जो मेम्ब्रेन का पार्ट सेपरेट हुआ है वो पार्ट मुड़ के वापस वेसिकल बना लेगा। इस वेसिकल के अंदर ल्यूमन रहती है, वो बाद में बात करेंगे, और ये वेसिकल को थाइलेकोइड कहते हैं। ये थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती चली जाएगी और अरेंज होने के बाद ये स्ट्रक्चर को ग्रेनम कहते हैं। एक ग्रेनम, दो ग्रेनम, ऐसे कई सारे ग्रेनम होंगे, तो उन ग्रेनम को ग्रेना बोल देंगे, मतलब प्लूरल है वो ग्रेना हो जाएगा। ये हुआ अपने पास में क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब कुछ छोटी मोटी बच्चों वाली बातें करते हैं। एक सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होना चाहिए, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। हो सकता है कुछ सेल ऐसी सेल हो जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, सेल की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कुछ जनरल चीजें वो लिख लीजिए फटाफट। नॉर्मली a green cell contains 10 to 100 chloroplast, 10 to 100 chloroplast. Chlamydomonas contains 1 क्लोरोप्लास्ट। एक ही सेल है ये क्लेमाइडोमोनास, खुद सिंगल सेल एल्गी है, तो इसकी एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल। नेक्स्ट पॉइंट, सो इट इज नोन एज ग्रीन प्लास्टिड, सो क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज ग्रीन प्लास्टिड। ये बात तो पता ही थी, बताने की जरूरत नहीं थी, क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज ग्रीन प्लास्टिड। नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिपेंड्स अपॉन size of chloroplast depends upon chromosome number of cell, and habitat of plant। कोई प्लांट कहां रह रहा है,
उसका क्या क्रोमोसोम नंबर है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है, वो पॉलीप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइड यानी उसमें बहुत सारा डीएनए है, और ये प्लांट शेड में रहता है, शेड में। और दूसरा एक प्लांट है, वो डिप्लॉइड है और ये लाइट में रहता है, डिप्लॉइड एंड लाइट में। तो जो प्लांट पॉलीप्लॉइड है और शेड में रहता है, उसके क्लोरोप्लास्ट लार्ज साइज के होंगे, लार्ज क्लोरोप्लास्ट। और जो डिप्लॉइड है, लाइट में रहता है, उसके स्मॉल क्लोरोप्लास्ट होंगे, स्मॉल क्लोरोप्लास्ट। ये कहानी हो गई हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लियर इतना? अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ बातें करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग semi autonomous energy transducing semi-autonomous self-replicating energy transducing organelle। अब ये तीनों का मतलब क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन सेल के डिवीजन पे डिपेंड नहीं करता। यानी सेल जब एक बार डिवाइड होगी, सेल साइकिल में जाके G1S G2M डिवाइड होगी, तो क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन जरूरत के अकॉर्डिंग कभी भी हो सकता है। इसलिए इसको बोला सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोट बैक्टीरिया ही है एक पुराना, तो वो बैक्टीरिया खुद भी एक इंडिपेंडेंट हुआ करता था बैक्टीरिया, तो उसको डिवीजन करना आता है। सेल डिवाइड करेगी अलग तरीके से, ये बाइनरी फिशन से डिवाइड करेगा। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों बोला हमने इसको? इसलिए बोला कि इट कैन डिवाइड इंडिपेंडेंट ऑफ सेल, सेल से इंडिपेंडेंट डिवाइड होता है ये बाई बाइनरी फिशन। ये ध्यान रखने वाली बात है, बाई बाइनरी फिशन से डिवाइड होता है। इसको सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? तो पहले तो आपको ऑटोनोमस का मतलब पता होना चाहिए कि ऑटोनोमस क्या होता है। एक ऐसा ऑर्गेनिल जो अपनी मतलब के सारे प्रोटीन खुद बना सके, उसे कहेंगे ऑटोनोमस। पर सेल के अंदर तो कोई ऑटोनोमस नहीं है, सेल खुद ही ऑटोनोमस है। एक सेल अपनी जरूरत के सारे प्रोटीन खुद बना सकती है, तो आप उस सेल को तो क्या बोल दोगे? ऑटोनोमस। लेकिन जो ये क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट अपनी जरूरत के सारे प्रोटीन खुद नहीं बना सकता। यहां से समझो, कुछ ऐसे प्रोटीन है जो सेल के न्यूक्लियस के डीएनए से बनेंगे और ये प्रोटीन जाके क्लोरोप्लास्ट में काम करेंगे, जैसे प्लास्टोसाइनिन है, और आगे आएगा मैं बता दूंगा आपको। इसका मतलब जब कोई ऑर्गेनिल अपने सारे प्रोटीन खुद सिंथेसाइज ना कर पाए, तो उसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। सही है ये चीज? तो एक काम करते हैं, सेमी ऑटोनोमस का मतलब कि ये नहीं कर सकता, कैन नॉट सिंथेसाइज ऑल इट्स प्रोटीन्स, अपनी जरूरत के सारे प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। क्लियर? आगे बात करें। इसको एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी बनाता है, कैन मेक एनर्जी, एटीपी बनाता है ये, इसलिए इसको एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग बोलते हैं। यही तीनों चीजें माइटोकॉन्ड्रिया पे भी अप्लाई कर दो, और यही तीनों चीजें जो है वो हम यहां पर भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इतनी बात करनी है एक बार। अब हम क्लोरोप्लास्ट की सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। हम एक एक करके शुरुआत करते हैं।
पहले हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन की क्या खास बातें हैं वो कर लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की खास बात, जैसे आउटर मेम्ब्रेन की सबसे पहली खास बात यह है कि नॉर्मल जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है ना। आपने देखा होगा कि ये इस तरीके से फॉस्फोलिपिड्स हैं उसकी बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। पर हमारी ये जो क्लोरोप्लास्ट वाली मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ग्लैक्टोलिपिड्स। outer membrane is rich in ग्लैक्टोलिपिड्स। ये बात ध्यान रखनी है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है वो ग्लैक्टोलिपिड रिच होती है, ना कि फॉस्फोलिपिड रिच। दूसरी चीज, इसके पास पोरीन प्रोटीन्स होते हैं, ये मैंने आपको लिखा दिया, पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट। पोरीन प्रोटीन की वजह से पीएच मेंटेन होगी, वो आपको मैंने बता दिया, और बस यही है इसके बारे में। अच्छा, ये स्मूथ भी होती है, इट इज स्मूथ इन नेचर, स्मूथ नेचर की भी होती है। तो ये क्लियर हुआ हमारे पास इतना सा। अब आगे बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन के बाद इनर मेम्ब्रेन। दूसरे नंबर पे आती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, तो ये हो जाती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ऐसे वैसे मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देगी, जैसे ये तो पोरीन प्रोटीन इसके ऊपर है, तो पोरीन प्रोटीन की वजह से इसके ऊपर तो आराम से प्रोटॉन वगैरह जा सकते हैं, कुछ छोटे साइज के मॉलिक्यूल जा सकते हैं, बट इनर मेम्ब्रेन ऐसी नहीं है। इनर मेम्ब्रेन इज selectively permeable, it has ट्रांसपोर्टर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। बस इतनी सी बात इनर मेम्ब्रेन के बारे में, ज्यादा नहीं बात करनी अपने को। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। अब क्लोरोप्लास्ट के डीएनए के बारे में जो जो बातें नॉर्मल है पहले वो करते हैं। जैसे ये होता है कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर। दूसरा ये होता है डबल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर है, साथ ही साथ ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। फिर इसके बाद में ये मेंडल की बातें नहीं मानता, नॉन मेंडेलियन। मेंडल की बातें मतलब मेंडल के जो रूल हैं वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, इसकी इनहेरिटेंस अलग होती है और जो न्यूक्लियस वाला डीएनए है उसकी अलग होती है। तो ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो करता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक तो मैंने बताया आपको VIPP1, एक और बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन। स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, वो भी यहीं पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है। उसके बाद में अब एक लिस्ट बनेगी आपके काम की। CSIR में देखो पहले भी इस पे सवाल आ गए हैं, तो हम रिस्क नहीं लेते हैं। जो डीएनए है उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट जीन है उन जीन के नाम, उनके फंक्शन वगैरह लिखने हैं। तो चलिए एक लिस्ट बनाइए। ये आपको कुछ तो ऐसे हैं जो याद हो जाएंगे क्योंकि ये बार बार आगे आएंगे, और कुछ ऐसा है कि भाई देखो याद सा ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो एक तरफ है इंपॉर्टेंट जीन्स, फिर उसके प्रोटीन के नाम, प्रोटीन और उसका फंक्शन। अब मैं आपको 3 तरीके से ये बता देता हूं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 होता है। अब ये तो बात पता ही है आपको, बेसिक सी बात है।
फोटो सिस्टम 1 से रिलेटेड कितने जीन्स हैं, पहले वो देखते हैं, काम के हमारे, है ना। तो इसमें 3 जीन इंपॉर्टेंट लिखने हैं, फोटो सिस्टम 1 से रिलेटेड 3 जीन। पहले जीन का नाम है फोटो सिस्टम ए जीन, PSA ए। दूसरे का नाम है फोटो सिस्टम ए बी जीन। तीसरे का नाम है फोटो सिस्टम ए सी जीन। ये 3 जीन है और इनके नाम भी प्रोटीन के यही है, PSA ए प्रोटीन, PSA बी प्रोटीन और PSA सी प्रोटीन, तीनों के नाम भी यही है। अब इनमें से ये जो पहला और दूसरा है, इसका काम क्या है? जो पहला है और दूसरा है, पहला तो है रिएक्शन सेंटर प्रोटीन, रिएक्शन सेंटर प्रोटीन। दूसरा वाला है वो भी है रिएक्शन सेंटर प्रोटीन। और जो तीसरा वाला है वो है आयरन सल्फर एपोप्रोटीन, आयरन सल्फर एपोप्रोटीन। अब यदि आपको ये लगे कि भाई ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, ये चीज गारंटी के साथ आपको आगे समझ में आएगी। जब हम इनकी पोजीशंस वगैरह बनाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा रिएक्शन सेंटर प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फोटो सिस्टम 1 के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको रिएक्शन सेंटर प्रोटीन बोलते हैं। ये 3 प्रोटीन तो फोटो सिस्टम 1 से रिलेटेड हो गए। अब मैं आपको बताता हूं फोटो सिस्टम 2 से रिलेटेड प्रोटीन्स के बारे में। जो फोटो सिस्टम 2 से रिलेटेड प्रोटीन है, इनमें एक है PSB ए, एक है PSB बी। अब ये आई तक लिखने हैं, ABCDEFGHI, इतने सारे। पहले वाले का नाम है D1, दूसरे वाले का नाम है क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन 47, तीसरे वाले का नाम है CP43, चौथे वाले का नाम है D2, ई का नाम है साइटोक्रोम B559 अल्फा और एफ का नाम है साइटोक्रोम B559 बीटा, जी का नाम है ABCDEF, जी तो है ही नहीं, HI है, जी नहीं है, HI है। H का नाम सिंपल है PSBH और I का नाम भी सिंपल है PSBI। ये तो यही है। अब इनके काम देखते हैं। D1 प्रोटीन रिएक्शन सेंटर प्रोटीन है, रिएक्शन सेंटर का प्रोटीन। फिर उसके बाद में CP47 एंड 43 ये कोर एंटीना प्रोटीन है, कोर एंटीना प्रोटीन, ये कोर एंटीना प्रोटीन है। अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि ये क्या है वो आपको आगे समझ में आएंगे। D2 प्रोटीन है, ये भी रिएक्शन सेंटर प्रोटीन है, रिएक्शन सेंटर प्रोटीन। और ये जो साइटोक्रोम बी वाले हैं, इनके फंक्शन नहीं पता भाई, 3 के फंक्शन नहीं पता, अल्फा बीटा एंड एच अननोन, अननोन। और ये जो एक है आई, ये असेंबली में काम आता है, असेंबली मतलब सबको गैदर करने में ये काम आता है। तो ये फोटो सिस्टम 2 से रिलेटेड है। इनके नाम लिखो एक बार, तो छोड़ो इनको, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई ये अभी समझ में आएंगे नहीं, जब स्ट्रक्चर्स बनेगी तब समझ में आएंगे। कुछ और जीन्स हैं, एक का नाम है पैट ए, एक का नाम है पैट बी, एक का नाम है पैट डी, एक है पैट जी, एक है पैट एल और एक है पैट एन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है पैट ए, ये बनाता है साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम एफ। बी है, ये बनाता है साइटोक्रोम B6। डी है, ये बनाता है सब यूनिट 4, इसका नाम है। और ये जो जी बनाएगा, एल बनाएगा, एन बनाएगा। नाउ साइटोक्रोम एफ एंड B6
ये है एपोप्रोटीन। लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एपोप्रोटीन्स हैं, ये आ जाएगा समझ में। उसके बाद में जो 4 है वो है क्यूनोन बाइंडिंग एट क्यूपी। क्यूपी एक साइट होती है साइटोक्रोम B6 में, तब आपके समझ में आ जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा। क्विनोन बाइंडिंग एट क्यूपी, QN और QP 2 साइट होती है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। और ये तीनों के तीनों स्टेबिलिटी में काम आते हैं, स्टेबिलिटी। तो ये लिस्ट आप लोगों को बनानी है और ये काम आएगा आपको। तो ये हुआ हमारे पास में डीएनए के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रोमा के बारे में। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या है उसके बारे में सिंपल सिंपल चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। स्ट्रोमा लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इस लिक्विड पार्ट को साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं अपन, लेकिन किसका साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट सेल, जो प्रोकैरियोट सेल रही होगी उसका साइटोप्लाज्म। स्ट्रोमा के अंदर क्या है? स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है रुबिस्को एंजाइम, काम का एंजाइम रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट। ये रुबिस्को तो अपन डिटेल में निकाल के बाहर अलग से पढ़ेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, वाटर के अलावा एमिनो एसिड प्रेजेंट है, बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट है अलग अलग टाइप के। इसमें राइबोसोम्स है, खुद के राइबोसोम 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम है। इसके पास में एटीपी वगैरह सब कुछ है, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, न्यूक्लियोटाइड सारे के सारे होते हैं। और बस यही चीजें हैं। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती है, डार्क रिएक्शन जब चलेगी तब बता दूंगा मैं आपको। मेटाबॉलिज्म चलती है, मेटाबॉलिज्म। ये हुआ हमारे पास में एक बार के लिए जो स्ट्रोमा पार्ट है उसके लिए। तो इतनी चीजें हमने आज डिस्कस करी है। तो मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और उसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डीएनए एंड स्ट्रोमा के बारे में बताया। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। तो रुबिस्को एंजाइम है वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम इतना ही कर पाएंगे, कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। टाइमिंग थोड़ा सा लेट सा ही रहेगा, जैसा भी मुझे टाइम मिलता है अकॉर्डिंगली। तो थैंक यू सो मच, और आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि और लोग भी पढ़ सके। चलो मिलते हैं कल, है ना।